कोई भी बताइए जो आपके मन में है। मैम जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो पहले हमारी स्टडी हुई है, जो मतलब जो भी हम्म। जिस आधार पे हमारे कॉलेज थे पहले के समय में, विश्वविद्यालय, हम्म। उनको जानना समझना। और चलिए हायर एजुकेशन हमारी फर्स्ट पेपर की लास्ट यूनिट है और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। विजिबल है स्क्रीन? अभी शो ही नहीं हुआ है मैम। अच्छा, सॉरी सॉरी, अभी मैंने स्लाइड शो ही नहीं किया है अभी और मैंने आपसे पूछ लिया बहुत दिनों के बाद अब दिखेगी। अभी दिख अब रही हूँ। दिख रही है ना? ठीक है। तो हायर एजुकेशन को यहाँ लाने के बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं। एक उसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि हम चूंकि ये जो एग्जाम दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, हम क्या बनेंगे इसके बाद में, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी के लिए, है ना? हमारी लाइन वही है कि हमको पढ़ाना है कॉलेजेस में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के या प्रोफेसर बन के, लाइन हमारी वही है। तो हमको जाना ही एजुकेशन फील्ड में है, तो हमें एजुकेशन फील्ड की सारी बारीकियां पता होना चाहिए। प्लस इंस्टीट्यूशन का जो एक स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की होती है। हायरार्की मीन समझते हैं ना आप लोग? हायरार्की का मतलब क्या होता है? स्टेप वाइज हाई लेवल, मतलब एजुकेशन में। हाँ हाँ, हायरार्की का मतलब ये होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट का, एजुकेशनल डिपार्टमेंट या किसी भी, हायरार्की कहीं भी आती है, मतलब किसी भी संस्था को चलाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। ठीक है? अब जैसे स्कूल ही है तो स्कूल में बच्चे होते हैं, बच्चों के ऊपर एक टीचर होता है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर होते हैं। तो वो सारे टीचर एक लेवल पे आएंगे और उन सारे टीचर के ऊपर एक प्रिंसिपल होता है, फिर एक उस पूरी स्कूल का एक क्या हो जाएगा, संस्थापक होता है जिसने उसको बनाया है मिलके। तो ये हायरार्की कहलाती है कि कौन किस लेवल पे क्या मैनेजमेंट देख रहा है। तो उस अलग अलग, सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के जो हायर लेवल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको चलाने के लिए क्या सिस्टम काम कर रहा है, क्या एक स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, उसको हम जान सकें। प्लस हम पुराने जमाने से लेकर, जो हम हमारा वैदिक युग था, वेद काल जो था, वहां से लेके वहां क्या व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? पुराने से क्या करना, चला गया वो समय तो बीत गया, अब तो हमें आने वाले समय की बात करना चाहिए, आज की बात करना चाहिए। इसलिए पता होना चाहिए। हम योग में पढ़ते हैं ना, योग सूत्र में एक, जब हम वृत्तियां पढ़ते हैं तो वहां पे एक आता है स्मृति, स्मृति भी आता है ना वृत्ति में। उस स्मृति का क्या दिया हुआ है? स्मृति में दोनों तरह की चीजें होती हैं कि पुरानी स्मृति हमारी है, अगर उससे अच्छा अनुभव है तो हम क्या करेंगे, उसको हम आगे अप्लाई कर सकते हैं, और बुरा अनुभव है तो भी उससे हम सीखेंगे कि ऐसी कंडीशन में हमको सावधान रहना है, वैसा काम हमको दोबारा नहीं करना है जिससे हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। समझ पा रहे हैं मैं जो कह रही हूँ? जी मैम। कोरिलेट कर पा रहे हैं? जी अब मैम। माइक माइक ऑन करके आंसर दीजिएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए तो हाँ, तो ये इसलिए हमको पढ़ना है पुराने जमाने का, कि वहां अप्लाई जो जो चीजें होती थी, जैसे एक एजुकेशन सिस्टम चलता था, वहां की सारी अच्छी चीजें हम ले सकते हैं। जैसे वैदिक मैथ बहुत समय तक गायब रहा, आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आजकल वैदिक मैथ
फिर से ट्रेड में आ गए, है ना। आप यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारे शॉर्ट्स आपको दिखाई देते हैं वैदिक मैथ्स के, उंगलियों पे कैलकुलेशन कैसे फटाफट हो जाती है वैदिक मैथ से, गुणा करने का तरीका बहुत इजी वैदिक मैथ से। तो ये हम वहां से अगर लेके आएंगे तो हमारे लिए, हम आज की उसको जनरेशन में अप्लाई करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो क्या पुराने जमाने में अच्छी चीज थी, इसलिए हमको प्रीवियस भी देखना है, सारे हम एक के बाद वहां से सब हम अच्छी चीजें लेके जा सकेंगे, प्लस हम वहां जो गड़बड़ियां थी उन चीजों को हम छोड़ सकेंगे। इसलिए हमको हायर एजुकेशन पढ़ना है नेट जेआरएफ के सिलेबस में। ये तो हो गया इम्पोर्टेंस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। हमको हायर एजुकेशन के सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है इस एग्जाम के पर्पज से। तो इसमें हमको ये मेन टॉपिक है हमारे उच्च अधिगम, एक सेकेंड का समय दीजिए। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। उच्च अधिगम संस्थाओं का मतलब है हायर लर्निंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। वही प्राचीन भारत में हमारे वैदिक काल में इंस्टीट्यूशंस क्या होते थे, कैसे पढ़ाई होती थी। अगर हम धार्मिक सीरियल कोई देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना, बच्चे जो पढ़ते थे वो कहाँ पढ़ते थे, बताइए। गुरुकुल में। गुरुकुल में। गुरुकुल में पढ़ते थे। उन हम इंस्टीट्यूशंस को क्या कहते थे, गुरुकुल कहते थे। उनके बारे में हम जानेंगे। फिर आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद हमको क्या मिला, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो हायर लर्निंग एक एजुकेशन का सिस्टम पूरा कैसा रहा उसके बारे में हम जानेंगे। रिसर्च का क्या एक किस लेवल की रिसर्च होती थी, रिसर्च के लिए कैसे कैसे हम आगे आए उसके बारे में हम जानेंगे। भारत में प्राच्य परंपरा और गैर पारंपरिक है ये, भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन तो हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक पूरा टॉपिक में पढ़ चुके हैं, उसी से क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं। और वैल्यू एजुकेशन के बारे में हम पढ़ लेंगे इसमें हायर एजुकेशन में। फिर हमारा लास्ट एक होता है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। प्रोफेशनल से क्या मतलब है यहाँ पर, बताइए। प्रोफेशनल से क्या, जो कोई एक प्रोफेशन रहता है जैसे इंजीनियरिंग या वो वाला। जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा। कोई कलाकारी बहुत अच्छी जानता है, कोई नक्काशी का काम अच्छा जानता है, कोई मूर्तियां बनाना अच्छे से जानता है, तो वो क्या हो जाएगी उसकी इस मतलब उसके अंदर जो इंटरेस्ट के आधार पे तो वो आगे जाएगा उस फील्ड में अच्छा काम। जिस व्यक्ति को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो उसी में ज्यादा अच्छा काम करता है, उसी को अपना पेशा बनाता है प्रोफेशनल। की मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, मुझे तो चित्रकार बनना है, ये प्रोफेशनल बेस। जिसका जिसमें अच्छा इंटरेस्ट होगा उसको उसकी ट्रेनिंग दे देंगे और उसको वो अपने उसी लाइन को पकड़ के आगे बढ़ जाएगा। दूसरा होता है टेक्निकल। टेक्निकल में क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी काम कर रही है, जिसका माइंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा चलता है, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, इन चीजों में ज्यादा चलता है, एप्स बना लेता है फटफट दिमाग लगा के, वो इसमें जाएगा। फिर तीसरा आता है स्किल्ड बेस्ड। स्किल्ड बेस्ड का क्या मतलब है, बताइए, आप में से कोई बताइए इसका मीनिंग, फिर मैं बताऊंगी। मैम कोई भी, स्किल बेस्ड में हो गया ना, जैसे डांस से कुछ स्किल्स आती हैं हमें, या तो नृत्य कला, गायन कला, ये सारे। वो तो प्रोफेशनल में भी आ सकता है इंटरेस्ट बेस्ड। स्किल बेस्ड एक्चुअली होता है आपका
इसको आप कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं। आपके सामने एकदम से कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई, या आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं अटक गए आप बीच में, अब आप उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, तुरंत आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, एकदम से तुरंत नहीं आ रहा है, लेकिन आपका माइंड सोचता रहेगा और उसका जो है सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। उसको भी हम कह सकते हैं स्किल्ड बेस्ड, है ना, कि किसी काम को करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। एक आपने पजल देखी होंगी ना, पजल्स होती हैं जिसमें ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं, उनको आपस में फंसाना रहता है। देखिए ऐसी पजल एक में एक मिला के पूरा वो स्ट्रक्चर बन जाता है। देखिए कभी किसी ने ब्लॉक ऐसी, यस मैम, यस जी है मैम। ना। मैम। वो अब पजल भी हम क्या करते हैं, सॉल्व भी करते हैं ना। अब मान लीजिए एक ब्रिज है, उस ब्रिज में वो उसी ब्लॉक से ही जुड़ रहा है, या हम सड़क पे भी देखते हैं ब्लॉक मिला मिला के सड़क बना लेते हैं। यहाँ पे ये गैप है, अब इसमें इसको फिट किया जाएगा। यहाँ जो बीच में है वो ऐसा इनमें आके फिट हो जाएगा, तब ये ब्रिज क्या है, आवागमन इसमें चालू हो जाएगा, आना जाना चालू हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे गैप है, तो आप उसको लगाओगे कैसे, है ना। आप यहाँ खड़े हो, आप जमीन पे खड़े हो, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप यहाँ एकदम जाके लगाने का रिस्क लोगे क्या? लगा सकते हो हाथ बढ़ा के, लेकिन गिरने का डर रहेगा। यहीं खड़े खड़े थोड़ा सा आगे को झुक के लगाने की कोशिश करोगे तो भी उसमें डर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कैसे जोड़ने का प्रयास करोगे, बताओ, थोड़ा सा माइंड का यूज करो। मशीन्स यूज करके। मैम कैसा? कुछ इक्विपमेंट यूज करके। मशीन। वो तो अलग बात हो गई, कोई इक्विपमेंट नहीं है आपके आपके पास में, आपको वहीं के वहीं लगाना मैम है। क्वेश्चन है वो एक बार बोल दीजिए बस, क्या क्वेश्चन बोला आपने? ये है, ये खाली जगह है, एक ब्लॉक यहाँ फिट करना है आपको। ये मान लो एक ब्रिज है ना, इसमें ये बीच में से ब्रेक है, इसमें आपको वो ब्लॉक फिट करना है। तो आप कैसे करोगे? यहाँ आप इस पे खड़े होके करोगे तो गिरने का डर है ना, झुक जाएगा नीचे। जी मैम। या आप यहाँ से खड़े खड़े झुक के नीचे हाथ बढ़ा के करोगे तो भी डर रहेगा गिरने का। तो कैसा दूसरा क्या तरीका हो सकता है? मतलब ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसका मैम आप कितना। इसको हाँ करने का एक तरीका है मैम, रेंच हाँ मतलब बड़ा सा कुछ रॉड लेंगे और उससे मैम हाँ। दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। लेकिन हो सकता है, ठीक है, यही मैं बोल रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम सामने आई है, वो प्रॉब्लम 10 लोगों के सामने आई है ना। तो कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ, सबके माइंड में अलग अलग चीजें आएंगी, लेकिन जिसके माइंड में सबसे इजी आएगा उसको यहाँ अप्लाई किया जाएगा। इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है, आप इसी को निकालोगे, ब्लॉक है वो तो ये यहाँ से भी निकल जाएगा क्योंकि यहाँ भी फिट ही है। इसको निकालोगे और जो यहाँ फिट होना है उसको इसमें फिट कर लोगे और वापस से लगा दोगे तो वो यहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा। है ये तरीका एक। तो ऐसे आपके माइंड में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आ रहा है उसको हम यहाँ कोरिलेट कर सकते हैं स्किल्ड बेस्ड, कि आप कैसे, आपका कौशल क्या है, आप काम को कैसे लेते हो, कितना आसान आप बना दे रहे हो किसी कठिन चीज को। क्लियर है? समझ में आया ये? यस और नो? जी हाँ मैम, मैम। जी मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट पार्ट है इस सिलेबस का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो है उसके बारे में जानेंगे। जैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पुराने जमाने में, प्राचीन काल में कहाँ पढ़ाई होती थी? गुरुकुल में भेजा जाता था। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, सुदामा बैठे हैं, सांदीपनी जी के आश्रम में पढ़ाई कर रहे हैं। अब वैदिक कालीन शिक्षा को समझने से पहले हमको थोड़ा सा वेद की बेसिक जानकारी लेनी होगी। क्या होते हैं वेद, कहाँ से इनका, क्या इनका काल है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले हम। पहला है, इनका काल माना जाता है 2500 से
500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व तो समझते ही ना, बिफोर क्राइस्ट। अब अन्य नाम, यानी कि इन वेदों को और किस किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणीय शिक्षा कहते हैं इनको, हिंदू शिक्षा या वैदिक शिक्षा भी इसको कहते हैं। वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? वेद धातु से हुई। संस्कृत जब पढ़ते हैं तो वहां पे कोई भी शब्द क्या है, किसी न किसी धातु से निकल के आता है। अब यहाँ धातु का मतलब लोहा, एल्यूमिनियम ये सब नहीं है, यहाँ धातु मतलब उन शब्दों को बनाने वाला मूल पदार्थ हम कह सकते हैं। वेदों में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान समाहित है। जितना भी इस संसार में जो भी हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है या अनुभव होता है, उन सब का ज्ञान वेदों में है। क्योंकि वेदों का ज्ञान दिया ही इसलिए गया, संसार को क्या करना है मनुष्य को और क्या नहीं करना है, इसलिए वेदों की रचना हुई। वेदों का ज्ञान सबसे पहले किसने किसको दिया? कभी पढ़ा है आप लोगों ने इससे पहले? मैम कहाँ से सूर्य ने आए मनु वेद? को दिया। जी मैम। मनु को किसने दिया? सूर्य। सूर्य ने। अच्छा, हाँ ये सूर्य बाद को की बात है लेकिन, है ना? सूर्य को ये मैम दिया था उन्होंने, कृष्ण का जो रूप था ब्रह्म ने दिया था। हाँ, ये आप भगवत गीता के उससे बता रहे हो क्या? जी मैम, उसमें बताया ये है ना कि मैंने। योग नहीं, वो योग है, वो योग का ज्ञान बता रहे हो आप। ये वेद है। वेद की उत्पत्ति कैसे हुई? वेद की उत्पत्ति, वेदों को हम क्यों बोलते हैं, प्रामाणिक क्यों कहते हैं? और वेदों को हम अपौरुषेय, एक शब्द सुना होगा आपने, अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ होता है जिसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। ठीक है, अपौरुषेय का मतलब है जिसको किसी मनुष्य ने नहीं गढ़ा है, मनुष्य ने नहीं बनाया। ये सीधा हम एक तत्व कहते हैं ईश्वर, कि एक ईश्वर है, हमने किसी ने नहीं देखा है। हमारा, हम ऐसे नहीं देखा है हमने ईश्वर जो हम पढ़ते हैं वेदों में, पुराणों में या शास्त्रीय ग्रंथों में हम जो पढ़ते हैं ईश्वर का स्वरूप की 4 हाथ है, इतने नेत्र हैं, ये है अलग एक जो स्वरूप हम पढ़ते हैं वो हमने किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये आप भी जानते हो, ईश्वर के दर्शन हम कहीं ना कहीं अपने व्यवहारिक जीवन में अलग अलग रूपों में करते हैं। मानते हो या नहीं मानते हो आप इस चीज को? एग्री और नॉट? हाँ मैम। ठीक है, तो ऐसे हमको दर्शन नहीं हुए, लेकिन हम उसे अनुभव कर पाते हैं अपने जीवन के प्रत्येक वर्ष में। कईयों बार हम उनको अनुभव करते हैं। जब भी हम मुसीबत में होते हैं, जब भी हम हारे और थके होते हैं, हम याद करते हैं और हम अनुभव करते हैं कि हाँ, ईश्वर ने आके हमारा जो है प्रॉब्लम दूर कर दिया। तो एक ये शक्ति है, इसने सबसे पहले, ये इसकी क्या है कंसेप्ट, सारा अपन कहानी देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? अहम एको बहुयास्मि, ईश्वर के एक ही था, उसके मन में ये प्रेरणा हुई कि मैं एक हूं, एक से बहुत हो जाऊं। तो जब बहुत होने की प्रेरणा हुई तो एक से बहुत हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश में बट गए, अलग अलग 3 शक्तियों में विभाजित हो गए। इनके तीनों के कार्य हम सबको पता है, हम कई जगह सुनते पढ़ते हैं। इसके बाद सबसे मेन रोल किसका है? ब्रह्मा जी का है। इसलिए है क्योंकि जब बहुयास्मी वाला कंसेप्ट आया तो इन्हीं को ये जिम्मेदारी मिली। अब इनको जिम्मेदारी मिली तो इन्होंने फिर इनके मन से संकल्पना, हम पढ़ते ना, जैसे योग दर्शन में हम पढ़ते हैं कि जो विभूतिपात है, विभूतिपात में हम पढ़ते हैं विभूतियां मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं? संकल्प, संयम करते हैं। जिस चीज पे हम संयम करते हैं, ध्यान धारणा समाधि, तीनों को एक साथ कहते हैं संयम। जिस पे संयम किया उसके प्रति क्या हो गया? वो हमको प्राप्त हो गई चीज। तो यहाँ पे बस वही संयम और संकल्प से क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने बहुत सारे, वो जो हम ऋषि पढ़ते हैं अलग अलग की, ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, ऐसे इनके बहुत सारे पुत्र हो गए और उन्होंने बना दिया सब बहुत सारा। अब सृष्टि बढ़ा दी इन्होंने, बहुत
एक ये पूरा संसार कर दिया, मनुष्य बना दिए इतने सारे। और साथ में इनके मन में एक कंसेप्ट आया, ये शायद मैंने पहले भी बताया था, आपकी क्लास में हुआ कि नहीं डिस्कशन, ये जो हम कहते रहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर कोई अच्छे काम और कोई बुरे काम क्यों करता है? ईश्वर सबसे अच्छे ही काम क्यों नहीं करवाता है, ताकि संसार में कुछ गड़बड़ी ना हो। ईश्वर की मर्जी के बिना जब कोई पत्ता नहीं हिलता है तो ऐसा क्यों है कि कोई, और फिर कर्म का विधान भी कहते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा, और सब अपने कर्मों के अनुसार फिर से एक लाइफ साइकिल उनका चलता रहता है, जन्म और मरण बार बार उनका चलता रहता है, सालों साल मृत्यु और जन्म के चक्कर में फंसा रहता है। क्यों होता है ऐसा? नहीं होना था अगर बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। इसका कारण है यहाँ, ये शिव महापुराण जी जो है गीता प्रेस गोरखपुर वाली, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। ये जो ब्रह्मा जी हैं, इनको जो काम दिया गया था कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, बहुत सारे हो जाएं, सब एक संसार हो, उसमें मनुष्य हो, तो यहाँ इनके मन में ये कंसेप्ट आया कि मुझे ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना है जो डरे हुए हों, किससे? कर्म फल से डरे हुए हों, जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हों। यहाँ से कंसेप्ट आया, इसलिए हम इस पूरे जंजाल में फंसे हुए हैं। अब ये तो हो गया कंसेप्ट इनका। अब इसके बाद अच्छे कर्म वालों को फल के लिए और बुरे कर्म वालों को बुरे फल के लिए। अच्छा क्या है कर्म और बुरा क्या है कर्म, ये कौन बताएगा? इसके लिए यहां से आया है वेदों का ज्ञान, जो सीधे ईश्वर ने किसको दिया? ऋषियों को दिया। जो ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, अलग अलग ऋषियों ने, 4 वेद हैं, 4 ऋषियों को अलग अलग उन्होंने अपनी अपनी तपस्या से उन वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब साक्षात ईश्वर ने, ये समझ लो, उनके कान में ही वो ज्ञान दिया। फिर आगे की सृष्टि को, आगे के लोगों को, ये ऋषि इनके मानस पुत्र भी हम कह सकते हैं, इनको ज्ञान जब मिल गया तो फिर उनको आगे की जो जनरेशन है उसको वो ज्ञान देने के लिए फिर इन्होंने जो इनके मानस पे था उसको क्या किया? उसको फिजिकल वे में लेके आए, भौतिक स्वरूप उसको प्रदान किया। उपनिषद हम पढ़ते हैं ना, उपनिषद का क्या मतलब होता है? गुरु के निकट बैठ के शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषद में भी गुरु कहते थे और शिक्षक जो विद्यार्थी होते थे वो उनको सुनकर याद कर लेते थे। फिर उसके बाद की चीजें आई, ब्राह्मण आए, अरण्यक आए, ये सब चीजें क्या हुई? फिर रिटन फॉर्म में जो विद्यार्थी की स्मृति में था, जिसको जैसा लगा वो अपने हिसाब से लिखने का काम किया, तो तब ये स्क्रिप्ट हमको मिली बहुत लंबे समय के बाद में। लेकिन वेद जो है वो सीधे ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं, इसलिए इनको अपौरुषे कहा जाता है। इतना क्लियर है सभी को? हाँ मैम। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ। वेरी गुड। तो वेदों की उत्पत्ति का समय ऋग्वेद के आरंभ से बौद्ध धर्म के आरंभ तक क्या होता है माना गया। अब ये उत्पत्ति वैसी वाली उत्पत्ति नहीं मान रहे हैं हम यहाँ पे, हम चूंकि पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि सीधे ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये रिटर्न फॉर्म की बात हो रही है। उत्पत्ति यहाँ पे हम एक्सप्लोर वाला हम मान सकते हैं कि लोगों के सामने हम रिसर्च पढ़ते हैं ना, रिसर्च में चीजें हैं, गुरुत्वाकर्षण पहले से था, लेकिन न्यूटन ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। कैसे दे दिया? उसने उसको एक्सप्लोर कर दिया कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही आती है, क्यों आती है वो उन्होंने बताया। हो तो पहले से रहा था, चीज तो पहले से थी। तो यहाँ पे भी वेद तो पहले से थे, लेकिन लोगों के सामने जो आने का समय है उसको यहाँ पे उत्पत्ति कहा गया। तो वो टाइम क्या है? ऋग्वेद के आरंभ से बौद्ध धर्म के आरंभ तक का पीरियड। वेदों का ज्ञान ईश्वर द्वारा 4 ऋषियों को उनकी तपस्या के बाद दिया गया, जिसे जन कल्याण हेतु ऋषियों द्वारा
आगे क्या करा हमने, हस्तांतरित मतलब एक से एक को बढ़ाते जाना। आप अपनी अगली जनरेशन को दे रहे हो, उसी को कह रहे हैं यहाँ पे हस्तांतरण। कौन कौन से ऋषि थे, किस ऋषि ने किस वेद की रचना की, ये हम इस टेबल से देख सकते हैं। सबसे पहला होता है, इनका सीक्वेंस भी यही होता है वेदों का, इसी सीक्वेंस में इनको ध्यान रखना है। ऋग्वेद, इसके हैं अग्नि ऋषि, और इसका जो मूल विषय है ऋग्वेद में, किस बात को सेंटर में रख के चर्चा की गई है, वो है ज्ञान। ज्ञान क्या है, अब ज्ञान मतलब यहाँ पे इस वेद में सबसे ज्यादा चीजें आती हैं। ईश्वर, आत्मा क्या है, इसके बारे में ज्यादा बात होती है। दूसरा होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के रचयिता कौन है, आदित्य ऋषि, और ये किस पे बेस्ड है, कर्म पे बेस्ड है। सामवेद है, वायु ऋषि इसके रचयिता है, और उपासना इसका मूल विषय है। अथर्ववेद का मूल रचयिता अंगिर ऋषि है, अंगिर ऋषि, और लौकिक जीवन एवं ज्ञान इसका क्या है, मूल विषय है। इसमें शिक्षा है कि जो हमारा लौकिक जीवन है उसमें हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जब अथर्ववेद को उठा के पढ़ेंगे तो आपको उसमें जीवन के हर एक उपकर्म की आपको एक शिक्षा मिलेगी कि आपको ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये काम ऐसे करना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए। ये हमारे चारों वेद, उनके रचयिता और उनकी मूल विषय वस्तु या किस पे वो वे आधारित है, ये हमको इस टेबल में दिया है। ऋग्वेद के बारे में हम देखें तो इस वेद में आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। आध्यात्मिक, अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है, किया ही है सभी ने, वहां पे एक प्रश्न आता है अर्जुन के मन में। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, आध्यात्म क्या है, क्या परिभाषा दी गई है वहां, किसी को याद हो तो, पढ़ा है आपने ये? आध्यात्म किसको कहा गया है, किसी को याद आ रहा है? नहीं आ रही है तो वो भी बता दीजिए कि नहीं आ रहा है। नहीं मैम को क्या ये अर्जुन नहीं। अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, आत्मा संबंधी जब उनके प्रश्न हो रहे थे, आध्यात्म क्या है, तब भगवान ने उत्तर दिया था कि आत्मा ही आध्यात्म नाम से जाना जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान, हम आध्यात्मिक किसको बोलते हैं, जो आत्मा में भरोसा रखता है, विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास करता है, आत्मा को ही आध्यात्म कहते हैं। श्री कृष्ण ने उसके अर्जुन जी के उत्तर, प्रश्न के उत्तर में कहा था, आप पढ़ेंगे 8वें अध्याय में शायद है, एकदम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन दिया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता में। और इसकी विषय वस्तु का संबंध ये हम पढ़ ही चुके हैं, आत्मा ईश्वर पुनर्जन्म से था। ऋग्वेद में उपलब्ध संपूर्ण ज्ञान कैसा है, पोएट्री फॉर्म में है, काव्यात्मक रूप मतलब पोएट्री फॉर्म में है। अथर्ववेद, इसमें मुख्यतः आयुर्वेद, औषधि एवं चिकित्सा आदि के साथ साथ जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, चमत्कार आदि का वर्णन मिलता है। सबसे बाद में आया ये मौलिक, इसको वेदों की जो एक श्रृंखला है, जो वेदों का मुख्य मुख्य वेद जो कहे जाते हैं, उसमें इसको रखा भी नहीं जाता है। कई बार कई जो विद्वान है वो इसको वेदों में नहीं रखते, वेदों की गिनती में नहीं रहते, ऊपर के जो 3 है उन्हीं को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये सारी चीजें जब आ गई, जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, चमत्कार, तो लोग इसका दुरुपयोग ज्यादा करने लगे। किसी भी चीज का, कोई भी चीज आती है तो उसके दोनों पक्ष होते हैं, अच्छा और बुरा। तो अच्छे पक्ष के साथ साथ में बुरे पक्ष का ज्यादा इस्तेमाल इसमें हुआ, इसलिए इसको उस श्रेणी से अलग रखा
कई लोगों के द्वारा, कई विद्वानों के द्वारा। यजुर्वेद, इसमें क्या है, और जो हमारा आयुर्वेद है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आयुर्वेद कहाँ से निकला है, तो आयुर्वेद अथर्ववेद से ही निकला है। यजुर्वेद क्या है, इस वेद में यज्ञ के समय उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों का गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में संकलन है। पहले हमको ऋग्वेद में क्या मिल रहा है, इसमें सब पोएट्री फॉर्म में, जितने भी मंत्र है वो सब पोएट्री फॉर्म में हमको मिलते हैं, जबकि इसमें दोनों है, पोएट्री भी है और जैसा जो हमारा पोएट्री के अलावा जो होता है उसको हम बोलते हैं गद्य, है ना, सीधे जैसे ये सेंटेंस फॉर्म भी बोल सकते हैं हम इसको, पैराग्राफ या सेंटेंस फॉर्म जो होता है उसको हम गद्य की कैटेगरी में रखते हैं। फिर तीसरा है हमारा सामवेद, इसमें मुख्यतः अग्नि, इंद्र एवं सोम देवों की स्तुति से संबंधित मंत्र, गेय शैली, गेय शैली का मतलब है सिंगिंग फॉर्म में, जो हमारा मंत्र को गाते हुए, कईयों को हमने देखा ना लयबद्ध तरीके से गाए जाते हैं, तो वो यहीं से लिए हुए हैं। और किसके लिए है, स्पेशली अग्नि, इंद्र और सोम देवों के लिए है। सोम मतलब, सोम किसको बोलते हैं, चंद्र, चंद्र को बोलते हैं ना सोम। क्लियर है इतना? जी मैम। हाँ। आगे नेक्स्ट हमारा आ रहा है पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप। मुख्य विषय वस्तु अब हमारी यहां से शुरू होती है। स्वरूप यानी किस फॉर्म में एजुकेशन दी जाती थी, उसका सिस्टम क्या था, प्राइमरी थी, हायर एजुकेशन थी, या सिर्फ प्राइमरी थी, या सिर्फ हायर एजुकेशन थी, कैसे पढ़ाया जाता था, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो वैदिक कालीन शिक्षा मुख्य रूप से कैसी थी, कर्म आधारित थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वर्णाश्रम व्यवस्था भी कर्म प्रधान थी, अर्थात शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध थी। हम लोग क्या देखते हैं आजकल, एजुकेशन होती है, नंबर जिसके जितने आ रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ, या आजकल इसमें भी होने लगा है, हम कैटेगरी में पढ़ते हैं। कैसी कैटेगरी होती है, जनरल, अनरिजर्व भी बोलते हैं इसको, जनरल या अनरिजर्व। फिर आ जाता है आपका ओबीसी, फिर आपका आ जाता है एससी और एसटी। ठीक है, सबने देखा है ये चीज, कहीं भी जाओ आपको इसी के बेस पे दिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है या जॉब भी दी जाती है, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन उस समय था ये वर्ण विभाजन है, ये यहाँ पे जो एक शब्द आपको दिख रहा है वर्णाश्रम व्यवस्था, तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था आज भी है और तब भी थी, लेकिन अंतर क्या है, ये जो हो गई है, ये हो गई है जाति आधारित। ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र, वैश्य, इसके आधार पे ये अब हो गई है, लेकिन वैदिक काल में ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम क्या है, वेद पाठ करना, ज्ञान का प्रचार करना। जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वही तो, जो याद कर लेता है, जिसकी मेमोरी पावर ज्यादा अच्छी है, वही तो क्या करेगा, वेदों का याद रख पाएगा और उनका पाठ कर सकेगा। जो जिसके पास पावर है शारीरिक रूप से, है ना, जिसकी बॉडी में अच्छी ताकत है, जो हष्ट पुष्ट है, वही तो रक्षा का काम कर पाएगा। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती है जिसके, वो क्या रक्षा का काम कर सकता है, नहीं कर पाएगा ना। जिसके पास में बहुत ही अच्छी बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, कमर्शियल एस्पेक्ट में फटाफट कैलकुलेशन कर सकता है, तो वही तो क्या कर पाएगा, व्यापार कर पाएगा। और जिसका हृदय विशाल है, जिसे किसी भी काम को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता है, जो दूसरों की सेवा करने का
इच्छुक होता है वही कर पाएगा, जो कुछ भी काम कर सकता है, मतलब उसे किसी काम में घृणा नहीं आ रही है, वो सेवा का काम कर सकता है। सबसे कठिन काम, सबसे कठिन धर्म सेवक का धर्म होता है, और सबसे कठिन काम सेवा का ही काम होता है। इन सब में हर कोई नहीं कर सकता है। तो ये वर्ण व्यवस्था थी, इसी के आधार पे। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण है तो वो सेवा नहीं करेगा, कर्म आधारित थी। जिसमें जो योग्यता है उस कर्म के आधार पे वो इस वर्ण में आता, इस वर्ण आश्रम को फॉलो करता था। और ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है शुक्ला वर्मा द्विवेदी। ब्राह्मण का अर्थ था ब्रह्म जानाति ब्राह्मणाः, जो ब्रह्म को जानता है वही क्या है? ब्राह्मण है। लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ प्री वैदिक काल में थी। वैदिक काल भी दो भागों में बटा हुआ था, एक प्री वैदिक और एक पोस्ट वैदिक। तो जो पोस्ट वैदिक था उसमें आके ये पूरा खेल बदल गया। यहाँ पे ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया, इसको अपनी, ये कर पाते थे, वेदों का पाठ किया, इसको इन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान लिया, और ये आगे उसको जनरेट नहीं करते थे। इन्होंने कहा कि हम अपने ही पीढ़ियों को देंगे ये वाला नॉलेज। वेद में क्या लिखा है, उन्होंने वेदों का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वेदों में जो ज्ञान था उसमें अच्छी बुरी सब चीजें थी, लेकिन जैसे ये जादू टोना हम अथर्ववेद में पढ़ रहे हैं, तो ये गलत। मैम की आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हमको मैम का स्लाइड ही नहीं दिख रहा है। क्या हुआ मैम, लेफ्ट हो गए क्या? मैम ज्वाइन हो गई है ना? हाँ।
हेलो मैम, आपको हम लोगों की आवाज आ रही है क्या? निशा मैम की क्लास कंप्लीट हो गई है? हाँ मैम, वो लेफ्ट हो गई बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। एक बार हम लोग लेफ्ट कर जाते हैं, फिर से रिज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है मैम। हाँ हाँ, आप ऐसा कर लीजिए।